प्यारे भैया बहनों, आज कक्षा 10 में नागरिक शास्त्र में संघवाद ये टॉपिक है। इसी पर आपको कुछ बताना है। संघवाद वस्तुतः जो लोकतांत्रिक देश है उन देशों के संदर्भ में एक राजनीतिक प्रशासनिक स्वरूप की एक परिकल्पना है। इस परिकल्पना में सत्ता का बंटवारा अर्थात शक्ति का विभाजन इसे अंगीकृत किया गया है। जनता के द्वारा चुनी गई एक सरकार होती है। वो सरकार अपने कार्य का, शक्ति का, उत्तरदायित्व का, कर्तव्यों का कुछ मूलभूत तथ्यों के आधार पर एक विभाजन करता है। इसके बाद भी एक केंद्रीकृत सत्ता का स्वरूप भी दिखता है। इसे संघवाद कहते हैं। मूलतः संघवाद की परिकल्पना में केंद्रीय सत्ता के साथ साथ राज्य सत्ता की शक्ति दोनों के बीच शक्ति का विभाजन, इस अवधारणा पर संघवाद की परिकल्पना निहित है। भैया बहनों, एक चीज आप ये भी जाने कि जब हम किसी देश के संदर्भ में संघवाद की चर्चा करते हैं तो हमें आंशिक रूप से देश का अलग अलग परिवेश, उसका अलग अलग स्वरूप, उसको भी हमें जान लेना आवश्यक हो। अमेरिका जैसे देश, जो अमेरिका है, वह कई राष्ट्रों को मिलाकर एक केंद्रीकृत राज्य के रूप में वो अपने को परिभाषित करता है। यानी उसका जो नेशन है वो नेशनल स्टेट है। इसी प्रकार हम भारत को लेते हैं तो भारत में नेशनल स्टेट और पॉलिटिकल स्टेट ये अलग अलग, अर्थात पॉलिटिकल स्टेट के संयोजन से नेशनल स्टेट बना है। इसके विपरीत अमेरिका में नेशनल स्टेट को मिलाकर एक सेंट्रल स्टेट यानी केंद्रीय सत्ता का निर्माण हुआ है। ये दोनों यानी राष्ट्रीय राज्यों की भावभूमि की परिकल्पना में मूलभूत अंतर है। इसीलिए भारतीय संविधान में राष्ट्र को परिभाषित करने के लिए, इस देश को परिभाषित करने के लिए लिखा गया है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत की जो संरचना है वह यूनियन के रूप में है। यानी एक एक राज्यों की सहमति, उन राज्यों के मिलने से एक केंद्रीय सत्ता का निर्माण हुआ है। इसलिए जहां यहां पर केंद्र शक्तिशाली है, वहीं पर राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता, स्वतंत्रता भी है। अब संघवाद के
संदर्भ में हम बेल्जियम को लेते हैं तो बेल्जियम ने 1993 में एक संविधान संशोधन करके 4 नए कानून पास किए। उस कानून के अंतर्गत राज्यों को असीम अधिकार दे दिया गया, यानी केंद्र का कोई उन राज्यों पर दबाव नहीं और वो स्वायत्त अपनी व्यवस्थाएं करते हैं। केंद्र के नियंत्रण में होने के बाद भी उन पर वैधानिक कोई दबाव उन राज्यों पर उनकी क्रियाकलापों पर नहीं। यह एक सामूहिकता को संजोने के लिए, उनको एक राष्ट्र के रूप में सुविकसित करने के लिए एक संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तन कह सकते हैं। फिर श्रीलंका में इसी तरह से तमिलों की स्वायत्तता की मांग के बाद भी वहाँ केंद्रीय सत्ता ही सर्वोपरि है, राज्य का अपना कोई विशेषाधिकार है ही नहीं। वह राज्य को कुछ करने कुछ न करने के लिए आदेश दे सकता। अगर हम भारत को ले लें इस संदर्भ में तो भारत में सभी राज्यों को समानांतर समान अधिकार दिया गया है और केंद्र के द्वारा राज्य सरकारों को कुछ विशेष करने के लिए आदेशित करने का अधिकार नहीं है। यद्यपि राज्यों के मिलने से ही केंद्र का गठन किया गया है और केंद्र की वास्तविक शक्ति राज्य ही है। तो ये मूलभूत अंतर है। अभी जरूर है कि भारत का संविधान पर्वतीय संविधान है, इसलिए परिवर्तन की संभावनाएं भी बरकरार है। अब आते हैं संघीय व्यवस्था की कुछ विशेषताओं का हम अवलोकन कर लेते हैं। संघीय व्यवस्था में स्तरीय शासन की व्यवस्था होती है, द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय। द्विस्तरीय का तात्पर्य यहाँ है केंद्र और राज्य। त्रिस्तरीय का तात्पर्य है केंद्र, राज्य और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कुछ नया जो सृजन के रूप में सरकार के अंग के रूप में जोड़ा गया है, यानी स्थानीय निकाय, नगरीय पंचायतें व ग्रामीण पंचायतें। तो इस तरह से 3 इकाइयां हो जाती हैं। लेकिन अगर हम बेल्जियम का लें तो वहाँ पर 3 नहीं बल्कि 4 इकाइयां हो जाती हैं। वहाँ पर चौथी इकाई है कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी एक अलग से पूरे देश की सामुदायिक सरकार। इसको कहते हैं स्तरीय शासन व्यवस्था। ये विशेषता है। शक्ति का विभाजन, संघीय व्यवस्था में शक्ति का विभाजन किया गया है। उसके लिए केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी केंद्र सूची, केंद्रीय सरकार के अधिकार के अंतर्गत वो विभाग आते हैं, वे कार्य आते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत राज्य के वे निर्धारित सूची के वे विभाग, वे कार्य, वे उत्तरदायित्व में आते हैं। समवर्ती सूची में यानी दोनों कॉमन रूप से दोनों उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर केंद्र कोई कानून समवर्ती सूची विषय के संदर्भ में बना देता है तो यदि पहले से राज्य सरकार ने बना भी रखा है तो वो स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय मान लिया जाता है। ऐसी व्यवस्था भारत में है। संघीय व्यवस्था में कठोर संविधान होता है, यानी इसमें मौखिक कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है लिखित होता है। राज्य का केंद्र के बीच जो यानी संवैधानिक बंटवारा है अधिकारों का, कर्तव्यों का, वह सब कुछ लिखित है, मौखिक नहीं। अगर उसमें कुछ परिवर्तन करना है, संभावनाएं हैं लेकिन जटिल है, जटिलता को लिए हुए हैं। अगर कोई परिवर्तन करना है तो 2/3 बहुमत से संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव का पारित होना। और इतना ही नहीं तो भारत के सभी राज्यों, जितने राज्य हैं उसका कम से कम 50% राज्य ये प्रस्ताव उस संशोधन का पारित करें,
तब जाकर उन नियमों को बदला जा सकता है। इसलिए संघीय व्यवस्था में एक कठोर संविधान का हमने नाम लिया। फिर शक्तिशाली न्यायपालिका। भारत का एक ही सर्वोच्च न्यायालय है संपूर्ण देश का, और वो अपने में स्ट्रांग है। वह जनता के विवादों का, उन समाधानों का, और सरकार के बीच सरकारों का यदि कोई विवाद या कोई ऐसी समस्या या कानून की व्याख्या तो सर्वोच्च न्यायालय करता है और उसके पास असीम शक्ति है। दूसरा है एकीकृत न्यायपालिका। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ये अलग अलग है। केंद्र और राज्य की भी ये कार्यपालिका व्यवस्थापिकाएं अलग अलग हैं, लेकिन एक राज्य में एक उच्च न्यायालय स्थापित है जो सरकारों के मध्य व संपूर्ण नागरिकों के संदर्भ में कोई वाद विवाद उसका निस्तारण एक ही उच्च न्यायालय करता है, उसमें कोई शंका का कारण नहीं बनता। दूसरा है एकीकृत न्यायपालिका हो गया। छठा है वित्तीय स्वायत्तता। राज्यों को कर लगाने, राजस्व इकट्ठा करने, संसाधनों को जुटाना, उनका संग्रह करना आदि आदि ये राज्यों को स्वायत्तता का अधिकार दिया गया है, जिसको वित्तीय स्वायत्तता करते हैं केंद्रीय संघवाद। इसमें केंद्र को शक्तिशाली सत्ता के रूप में देखा जाता है, यानी अंतिम निर्णय केंद्र का। इसलिए यह भारत के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि संघीय सरकारों का दुनिया भर का हम आंकड़ा ले लें तो भारत का जो संघीय सरकार है वो सबसे शक्तिशाली स्ट्रांग सरकार है। संघ अवसंरचना। ये जो संघवाद की संरचना है ये दो विचारों पर आधारित है। पहला, दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मिलने से, जिसमें स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देश आते हैं। इसमें कई देशों का एक संघ बना हुआ है, ऐसी संरचना। दूसरा, विविधता के आधार पर संघ की संरचना, यानी जिसमें बेल्जियम, स्पेन और भारत आता है। तो इस तरह से ये संघवाद की परिकल्पना को रखा गया है और इसी को संघवाद कहते हैं। इस विषय को आज हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।